पूरे इतिहास में मानवता चलती रही है। जब से हम शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले थे, आज के इंटरकनेक्टेड दुनिया तक माइग्रेशन ने सभ्यताओं, अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों को आकार दिया है। माइग्रेशन इंडिविजुअल्स और फैमिलीज का अपने घरों को छोड़कर नए अवसरों की तलाश करना और अक्सर एक बेहतर जीवन का मौका होता है। यह औरतरा जो अक्सर नेसेसिटी से प्रेरित होती है, आशा से भी भरी होती है। एक उज्जवल भविष्य की आशा, अधिक सुरक्षा की आशा और अपनी क्षमता को पूरा करने के मौके की आशा। माइग्रेशन मानव आत्मा के रेजिलियंस, हमारे अडैप्ट करने की क्षमता और एक बेहतर कल के लिए हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। आज के इंटरकनेक्टेड दुनिया में माइग्रेशन, उसके कारणों और उसके परिणामों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। माइग्रेशन के बहुत सारे रूप होते हैं, हर एक के अपने कारण और परिणाम होते हैं। एक मुख्य अंतर इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन में होता है। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब है एक ही देश के अंदर मूवमेंट। इसमें लोग काम की तलाश में या बेहतर जीवन जीने के लिए ग्रामीण इलाकों से शहरों में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल माइग्रेशन में देश की सीमाएं पार करनी पड़ती है। इस तरह का माइग्रेशन अक्सर कई कारणों से होता है, जैसे आर्थिक अवसर, राजनीतिक अस्थिरता और एनवायरमेंटल चेंज। इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के माइग्रेशन में हम वॉलंटरी और फोर्स्ड माइग्रेशन में अंतर कर सकते हैं। अलग अलग तरह के माइग्रेशन को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छी पॉलिसीज बना सकें और माइग्रेशन की वजह से आने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना कर सकें। मिग्रेशन कोई नई चीज नहीं है, यह तो इंसानी इतिहास का एक अभिन्न अंग है। अफ्रीका से शुरुआती मिग्रेशन से लेकर कॉलोनियलिज्म और ग्लोबलाइजेशन के दौरान लोगों के बड़े मूवमेंट्स तक ह्यूमन स्पीशीज हमेशा से घूमती रही है। आज दुनिया ह्यूमन मोबिलिटी का अनोखे लेवल्स देख रही है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2020 में 281 मिलियन से ज्यादा लोग अपने जन्म देश के बाहर रह रहे थे। ये मूवमेंट्स रैंडम नहीं हैं, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, पॉलिटिकल लैंडस्केप्स और एनवायरमेंटल चेंजेस से प्रभावित होकर डिस्टिंक्ट पैटर्न्स फॉलो करते हैं। साउथ साउथ माइग्रेशन या डेवलपिंग कंट्रीज KE बीच मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट ट्रेंड है जो अक्सर रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज और कॉन्फ्लिक्ट से ड्रिवन होता है। ह्यूमन मूवमेंट का शेयर स्केल, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों प्रेजेंट करता है। इन कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और इंडिविजुअल सभी के लिए क्रूशियल है जब हम मिग्रेशन से शेप्ड एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड KE चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज नेविगेट करते हैं। बहुत पहले, जब लिखावट का आविष्कार भी नहीं हुआ था, हमारे पूर्वज खाने, पानी और रहने की जगह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये शुरुआती प्रवास, जो कि मौसम में बदलाव और जीवनोर्पण की तलाश में हुए, ने पूरी दुनिया में मानवता के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपजाऊ हिला एल फर्टाइल क्रेसेंट, जिसे अक्सर सभ्यता का पालना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ने संगठित कृषि और शहरी विकास के कुछ शुरुआती रूप देखे जो आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करते थे और शुरुआती सभ्यताओं के विकास को बढ़ावा देते थे। कृषि के विकास ने बड़ी बस्तियों और अतिरिक्त खाद्य उत्पादन की अनुमति दी, जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप विस्तार की आवश्यकता हुई। इस अवधि में व्यापार मार्गों का उदय भी देखा गया, जिससे न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, बल्कि विचारों, भाषाओं और सांस्कृतिक प्रथाओं का प्रसार भी हुआ। इन प्राचीन प्रवास पैटर्न को समझना मानव आंदोलन और सामाजिक विकास के बीच गहरे संबंधों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सेक्शन 2, एम्पायर्स एंड एक्सोडस, माइग्रेशन इन द एंशिएंट वर्ल्ड। पुराने जमाने में जब बड़े बड़े साम्राज्य उभर रहे थे, तो उनके साथ माइग्रेशन के नए दौर भी आए। ये माइग्रेशंस कभी कॉन्क्वेस्ट की वजह से होते थे, तो कभी अपॉर्चुनिटी की तलाश में। रोमन साम्राज्य, हान राजवंश और मुगल साम्राज्य जैसे साम्राज्यों ने अपनी सेनाओं के जरिए अपने इलाके बढ़ाए। इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने घरों से बेघर हो गए और अलग अलग संस्कृतियों वाले लोग इन साम्राज्यों का हिस्सा बन गए। उदाहरण के लिए, रोमन साम्राज्य ने अपने विशाल सड़क नेटवर्क के जरिए दूर दूर के इलाकों को जोड़ दिया। इससे व्यापार, कम्युनिकेशन और लोगों की आवाजाही आसान हो गई। इन लोगों में सोल्जर्स, मर्चेंट्स और सेटलर्स सभी शामिल थे।
हालांकि कॉन्क्वेस्ट्स की वजह से अक्सर लोगों को जबरदस्ती अपना घर छोड़ना पड़ता था, लेकिन एम्पायर्स ने उन लोगों को भी आकर्षित किया जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट, सोशल मोबिलिटी या कॉन्फ्लिक्ट से रिफ्यूज चाहते थे। जब एम्पायर्स का पतन हुआ तो माइग्रेशंस का एक और दौर शुरू हुआ, क्योंकि लोग स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तलाश में इधर उधर डिस्पर्स होने लगे। इन ऐतिहासिक पैटर्न्स का अध्ययन करने से हमें माइग्रेशन के दीर्घकालिक परिणामों की गहरी समझ मिलती है। इसमें कल्चरल डिफ्यूजन और पॉलिटिकल तथा सोशल स्ट्रक्चर्स का रीशेपिंग दोनों शामिल हैं। तीसरा भाग, खोज और उपनिवेशवाद का युग, वैश्विक जनसांख्यिकी को फिर से आकार देना। 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ खोज का युग वैश्विक प्रवास पैटर्न में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नए व्यापार मार्गों, संसाधनों और क्षेत्रों की पौरस से प्रेरित होकर यूरोपीय शक्तियों ने ऐसे अभियानों की शुरुआत की जिन्होंने दुनिया के नक्शे को फिर से आकार दिया और महाद्वीपों के जनसांख्यिकीय परिदृश्य को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया। विशेष रूप से अमेरिका की खोज ने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जिसके कारण अभूतपूर्व स्तर पर ट्रांसअटलांटिक प्रवास हुआ, जो मुख्य रूप से उपनिवेशीकरण और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार से प्रेरित था। यूरोपीय शक्तियों ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश स्थापित किए, जिससे स्वदेशी आबादी विस्थापित हो गई और संसाधनों का शोषण हुआ। ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार ने लाखों अफ्रीकियों को जबरन गुलाम मजदूरों के रूप में अमेरिका पहुंचाया, जिससे अफ्रीका में आबादी कम हो गई और नस्लीय अनोरे की एक दुखद विरासत पैदा हुई, जिसके आज भी गंभीर निहितार्थ हैं। मानव इतिहास के इस जटिल और अक्सर दुखद अध्योरे को समझना अतीत के अनोरे को स्वीकार करने और अधिक नौर्यपूर्ण और नौर्य संगत भविष्य की दिशा में काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 4, औद्योगिक क्रांति और बड़े पैमाने पर प्रवासन, एक नई दुनिया की व्यवस्था की ओर। 18वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति, शहरीकरण और आर्थिक परिवर्तन का युग शुरू की ओर। कृषि प्रधान समाजों से औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव ने कारखानों और खदानों में श्रम की भारी मांग पैदा की, जिससे लाखों प्रवासी ग्रामीण क्षेत्रों और विदेशों से काम और बेहतर जीवन की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर आकर्षित हुए। इस अवधि में बड़े पैमाने पर प्रवासन का उदय हुआ, जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में, विकासशील से विकसित देशों में और महाद्वीपों में लोगों के बड़े पैमाने पर आंदोलनों की विशेषता थी। भाप इंजन, पावर लूम और अन्य परिवर्तनकारी तकनीकों के आविष्कार ने उत्पादन प्रक्रियाओं में क्रांति ला दी, जिससे कारखानों का विकास हुआ और औद्योगिक शहरों का उदय हुआ। रोजगार और सामाजिक गतिशीलता के नए अवसर प्रदान करने वाले ये शहर गरीबी, अकाल और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संभावनाओं से बचने के इच्छुक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। इस ऐतिहासिक अवधि को समझना आर्थिक ताकतों, तकनीकी प्रगति और मानव गतिशीलता के जटिल परस्पर क्रिया को समझने के लिए आवश्यक है, जो हमारी दुनिया को आकार देती रहती है। आज की दुनिया हर समय बदल रही है। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज की वजह से लोग आज पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस, जहां कम्युनिकेशन और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देती है, वहीं दुनिया में मौजूद इनइक्वालिटीज को भी उजागर करती है। ये इनइक्वालिटीज क्लाइमेट चेंज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी नई चुनौतियों के साथ मिलकर माइग्रेशन पैटर्न्स को बदल रही हैं और ह्यूमन मोबिलिटी की नई लहरें पैदा कर रही हैं। मॉडर्न माइग्रेशन का एक सबसे बड़ा कारण अमीर और गरीब देशों के बीच बढ़ता हुआ अंतर है। ग्लोबलाइजेशन को गरीबी दूर करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसने इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को और भी बढ़ा दिया है। इससे एक ऐसा सिस्टम बना है जहां पूंजी तो आसानी से एक देश से दूसरे देश में चली जाती है, लेकिन लोगों को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। माइग्रेशन के बारे में सरल बातों से आगे बढ़ने के लिए इन मल्टीफेस्टेड ड्राइवर्स को समझना बहुत जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन ने बहुत जोरदार इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है, लेकिन इसका फायदा सबको बराबर नहीं मिला है। इसलिए इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बेआएच रही हैं और लोग माइग्रेट करने को मजबूर हैं। इस सदी में लोग अच्छी जॉब्स और जोरदार पैसे के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स नई जॉब्स तो बनाते हैं, लेकिन अक्सर जॉब सिक्योरिटी और सही वेजेस नहीं देते। आर्थिक असमानता लोगों को अमीर देशों में जाने के लिए मजबूर करती है। डेवलप्ड कंट्रीज अपनी लेबर शॉर्टेजेस पूरी करने
और इकोनॉमिक ग्रोथ बनाए रखने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स पर निर्भर है। लेकिन इस निर्भरता से तनाव और शोषण भी होता है। माइग्रेंट्स को इंटीग्रेट करना और उनके योगदान को पहचानना बहुत जरूरी है। एक और इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बनाने से ही माइग्रेशन के असली कारणों को एड्रेस किया जा सकता है। हर साल लाखों लोग झगड़े, अत्याचार और हिंसा की वजह से अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ये मजबूर लोग खतरनाक सफर करते हैं, उनका भविष्य अनिश्चित होता है और उन्हें अपना घर बार और अपनों का साथ छूट जाता है। आज जबरन विस्थापन का स्तर बहुत जोरदार बढ़ गया है और 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। हर साल लाखों लोग सशस्त्र संघर्षों की वजह से विस्थापित होते हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता और जातीय तनाव के कारण होते हैं। ये संघर्ष लोगों को अपनी सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए भागने पर मजबूर कर देते हैं। सीरिया गृह युद्ध के कारण हाल के इतिहास में सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक पैदा हुआ है। जाति, धर्म या अन्य आधारों पर अत्याचार के कारण भी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। अल्पसंख्यकों को अक्सर भेदभाव, हाशिए पर रहना और हिंसा का सामना करना पड़ता है। रोहिंग्या संकट व्यवस्थित भेदभाव के विनाशकारी परिणामों को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शरणार्थियों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित जगह और बुनियादी जरूरतों को प्रदान करना चाहिए। इसमें नॉन रिफाउलमेंट को बनाए रखना और निष्पक्ष शरण प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना शामिल है। जबरन प्रवासन के मूल कारणों का समाधान करना डर और विस्थापन से मुक्त दुनिया बनाने के लिए बहुत जरूरी है। Section 4, a changing climate, shifting tides, environmental drivers of displacement, climate change, जो कि human activities से हो रहा है, अब एक सच्चाई बन चुका है और ये हमारे planet और लोगों को प्रभावित कर रहा है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर, extreme weather events और सूखे communities को विस्थापित कर रहे हैं, जिससे climate migration हो रहा है। 2050 तक climate change करोड़ों लोगों को विस्थापित कर सकता है, जो human security के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स और कोस्टल कम्युनिटीज समुद्र के बढ़ते जल स्तर से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ते समुद्र जमीन को डुबा रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं और स्टॉर्म सर्जेस बढ़ा रहे हैं, जिससे लोगों को दूसरी जगह रिलोकेट करना पड़ रहा है। कार्टेरेट आइलैंड्स अब रहने लायक नहीं रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को बुगेनविल आइलैंड पर रिलोकेट होना पड़ा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अब और जोरदार आ रहे हैं और ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं, जिससे हर साल लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। ये इवेंट्स घरों और फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिससे लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ता है। 2010 में पाकिस्तान में आई बाढ़ ने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया था, जिससे पता चलता है कि इसका असर इंसानों पर कितना जोरदार होता है। क्लाइमेट माइग्रेशन को रोकने के लिए जरूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज को कम करें और उसके इम्पैक्ट्स के हिसाब से ढलें। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना होगा और जंगलों को बचाना होगा। एडेप्टेशन मेजर्स में सी वॉल्स बनाना और ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगाना शामिल है। विस्थापित समुदायों की मदद के लिए रिलोकेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड और लीगल असिस्टेंस देना शामिल है। बढ़ते हुए माइग्रेंट का उदय, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और सपनों का पीछा। आजकल का माइग्रेशन दिखाता है एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और पर्सनल फुलफिलमेंट की चाहत। एस्पायरिंग माइग्रेंट्स खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और नए एक्सपीरियंसेस चाहते हैं। उनका मानना है कि माइग्रेशन से अपॉर्चुनिटीज खुलते हैं। एजुकेशन माइग्रेशन का एक बड़ा कारण है। बहुत से स्टूडेंट्स डेवलप्ड कंट्रीज में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। इससे सेंडिंग और रिसीविंग कंट्रीज दोनों को फायदा होता है। एंटरप्रेन्योरशिप भी माइग्रेशन को बढ़ावा देता है, जिससे इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को मदद मिलती है। माइग्रेंट्स नए आइडियाज, स्किल्स और नेटवर्क्स लाते हैं और पूरी दुनिया में जॉब्स क्रिएट करते हैं। पर्सनल फुलफिलमेंट और नए एक्सपीरियंसेस पाने के लिए यंगर जनरेशंस माइग्रेट करते हैं। ये ट्रेंड दिखाता है कि आजकल एडवेंचर और कल्चरल एक्सचेंज की चाहत बढ़ रही है। इन एस्पिरेशंस को समझना बहुत जरूरी है रिस्पॉन्सिव माइग्रेशन पॉलिसीज बनाने के लिए। ह्यूमन मोबिलिटी को अपनाने से प्रगति हो सकती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया बन सकती है। The remittance engine, a lifeline for developing economies. माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिमेंशन होता है जो बॉर्डर्स पार रिवर्बरेट करता है।
रिमिटेंसेस, माइग्रेंट्स द्वारा भेजा गया पैसा, डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए एक लाइफ लाइन का काम करता है। ये फाइनेंशियल फ्लोज लोगों की लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करते हैं, लोकल इकोनॉमीज को बोल्स्टर करते हैं और डेवलपमेंट को फॉस्टर करते हैं। रिमिटेंसेस गरीबी, फूड इनसिक्योरिटी और इकोनॉमिक शॉक से बचने के लिए एक बफर प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिक नीड्स जैसे खाना, घर, हेल्थ केयर और एजुकेशन को कवर करते हैं। रिमिटेंसेस महिलाओं को एम्पावर करते हैं और उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ाते हैं। ये फंड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं और डेवलपमेंट को फॉस्टर करते हैं। ये स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाते हैं और जॉब्स क्रिएट करते हैं। रिमिटेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं। रिमिटेंसेस का स्केल बहुत बड़ा है, जो एनुअली $0.5 ट्रिलियन से ज्यादा है। ये फ्लोज उन कंट्रीज के लिए क्रूशल हैं जहां बड़े डायस्पोरास हैं, जैसे इंडिया, चाइना, मेक्सिको और फिलीपींस। हालांकि रिमिटेंसेस डेवलपमेंट चैलेंजेस के लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है। इन्हें साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज की जगह नहीं लेना चाहिए। माइग्रेंट्स इन द ग्लोबल वर्कफोर्स। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अलग अलग देशों के लोगों के काम करने पर निर्भर करती है। माइग्रेंट वर्कर्स काम की कमी को पूरा करते हैं, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण उद्योगों को बनाए रखते हैं। खेती से लेकर टेक्नोलॉजी तक माइग्रेंट वर्कर्स काम की मांगों को पूरा करते हैं और नए आविष्कारों को बढ़ावा देते हैं। विकसित देशों में जहां काम करने वालों की कमी होती है, वहां माइग्रेंट वर्कर्स की काम करने के लिए जरूरत होती है। अक्सर माइग्रेंट वर्कर्स वो काम करते हैं जो स्थानीय लोग नहीं करना चाहते। काम करने वाले लोगों की ये आमद आर्थिक उत्पादकता को बनाए रखने और बढ़ती उम्र की आबादी का समर्थन करने में मदद करती है। माइग्रेंट वर्कर्स अपने साथ विभिन्न कौशल और दृष्टिकोण लाते हैं, जिससे समाज समृद्ध होता है। कुशल माइग्रेंट वर्कर्स नए आविष्कारों को बढ़ावा देते हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। उद्यमी माइग्रेंट वर्कर्स रोजगार पैदा करते हैं और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स बढ़ती उम्र की आबादी के प्रभावों को कम करने और एक स्वस्थ कार्यबल को बनाए रखने में मदद करते हैं। जनांकीय विविधता सांस्कृतिक संवर्धन और आर्थिक गतिशीलता के अवसर प्रदान करती है। एक नौरेसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए निष्पक्ष श्रम व्यवहार सुनिश्चित करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है। सेक्शन 3, ब्रेन ड्रेन या ब्रेन सर्कुलेशन। इसका असर भेजने वाले देशों पर क्या होता है? बहुत से पढ़े लिखे लोग जब दूसरे देश चले जाते हैं तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इस पर हमेशा बहस होती रही है। जब ऐसे लोग चले जाते हैं तो उस देश का विकास रुक सकता है और जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन ब्रेन सर्कुलेशन का मतलब है कि लोग वापस भी आते हैं और अपने साथ नया ज्ञान लेकर। जब ये लोग वापस आते हैं तो देश के विकास और नए आविष्कारों में मदद करते हैं। ये लोग दूसरे देशों में निवेश को बढ़ावा देते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं और नया ज्ञान भी लाते हैं। चौथा भाग, नवाचार और उद्यमिता। प्रवासी आर्थिक उत्प्रेरक के रूप में प्रवासन नवाचार को बढ़ावा देता है, उद्यमिता को गति देता है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में गतिशीलता का संचार करता है। प्रवासी अपने साथ विविध दृष्टिकोण और उद्यमशीलता की भावना लाते हैं, नए उत्पाद और सेवाएं बनाते हैं। उनके अनुभव रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देते हैं, जिससे नए समाधान मिलते हैं। प्रवासी अक्सर उच्च दरों पर व्यवसाय शुरू करते हैं, बाजार के रिक्त स्थानों को भरते हैं और रोजगार पैदा करते हैं। उनके व्यवसाय सेतु का काम करते हैं, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाते हैं। प्रवासी संगठनों और उद्योगों के भीतर विविधता को बढ़ावा देकर नवाचार में योगदान करते हैं। पांचवा भाग, संतुलन बनाना। प्रवास के आर्थिक प्रभावों का प्रबंधन। प्रवास देशों के लिए अवसर और चुनौतियों दोनों प्रस्तुत करता है। प्रभावी प्रबंधन के लिए योगदानों को पहचानना और चिंताओं का समाधान करना आवश्यक है। श्रम आवश्यकताओं और प्रतिभा पलायन को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। सर्कुलर माइग्रेशन पॉलिसी से ब्रेन ड्रेन को कम किया जा सकता है। नौरेसंगत आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना आवश्यक है। वेतन असमानताओं को दूर करें और समान अवसरों को बढ़ावा दें। प्रवासियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करें।
सामाजिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे के बारे में जनता की चिंताओं का समाधान करे। पारदर्शी संचार और साक्ष्य आधारित नीतियों महत्वपूर्ण है। एक संतुलित दृष्टिकोण प्रवास की आर्थिक क्षमता का उपयोग कर सकता है। समावेशी समाजों के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा दें। पहला भाग संस्कृतियों की रंगोली माइग्रेशन और सांस्कृतिक विविधता। मानवता जितना पुराना माइग्रेशन हमारे दुनिया के सांस्कृतिक ताने बाने में जटिल पैटर्न बुनता है। जैसे जैसे लोग चलते हैं वे अपने साथ अपनी भाषाएं, परंपराएं, विश्वास और मूल्य लेकर चलते हैं। अपने गंतव्यों के सांस्कृतिक परिदृश्यों को समृद्ध करते हैं और नई मिश्रित पहचान बनाते हैं। सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का यह आदान प्रदान पाक परंपराओं से लेकर संगीत शैलियों से लेकर कलात्मक शैलियों तक समाजों को बदल देता है, विविधता को बढ़ावा देता है, मानदंडों को चुनौती देता है और मानव होने का अर्थ क्या है इसकी हमारी समझ का विस्तार करता है। शहर अक्सर माइग्रेशन प्रवाह में सबसे आगे संस्कृतियों के जीवंत पिघलने वाले बर्तन बन जाते हैं, जहां अलग अलग भाषाएं हलचल भरे बाजारों में घुल मिल जाती हैं, जहां विविध पाक परंपराएं स्वाद कलियों को गुदगुदी करती हैं और जहां कलात्मक अभिव्यक्ति और प्रभावों के मेल को दर्शाती हैं। कई धर्मों की उपस्थिति धार्मिक त्योहारों और पूजा स्थलों के माध्यम से मनाई जाती है। सांस्कृतिक पच्चीकारी में और परतें जोड़ती है, अंतरधार्मिक संवाद और समझ को बढ़ावा देती है। सांस्कृतिक विविधता पर माइग्रेशन का प्रभाव शहरी परिदृश्य से परे है, ग्रामीण समुदायों में व्याप्त है और राष्ट्रीय पहचान को आकार देता है। अप्रवासी समुदाय अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों को पुनर्जीवित करते हैं, नई कृषि पद्धति और उद्यमशीलता, उद्यम और सांस्कृतिक परंपराएं लाते हैं। समय के साथ प्रवासियों का सांस्कृतिक योगदान समाज के ताने बाने में रच बस जाता है, जो भाषा और व्यंजनों से लेकर संगीत और फैशन तक सब कुछ प्रभावित करता है। हालांकि सांस्कृतिक विविधता का उत्सव उन चुनौतियों पर हावी नहीं होना चाहिए जो मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक मानदंडों में अंतरों को नेविगेट करने से उत्पन्न होती हैं। गलतफहमियों, पूर्वाग्रह और भेदभाव समझ और सहानुभूति की कमी से उत्पन्न हो सकते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए खुले संवाद, परस्पर सांस्कृतिक शिक्षा और ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो समावेशन और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा दें, यह सुनिश्चित करते हुए कि समाज के सभी सदस्य अपनेपन की भावना महसूस करें और सांस्कृतिक पच्चीकारी की समृद्धि में योगदान दें। Section 2. The Crucible of Integration Challenges and Opportunities. Migrants का इंटीग्रेट होना कॉम्प्लेक्स है। इसमें न्यूकमर्स और होस्ट सोसाइटीज दोनों के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। दोनों तरफ से एडेप्टेशन और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कल्चरल डिफरेंसेस और लैंग्वेज बैरियर्स को नेविगेट करना होता है। माइग्रेंट्स को नई लैंग्वेजेस और सोशल सिस्टम्स के साथ अडेप्ट होना पड़ता है और अक्सर डिस्क्रिमिनेशन और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। होस्ट सोसाइटीज को लैंग्वेज ट्रेनिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहिए। इंटरकल्चरल डायलॉग को प्रमोट करना और डिस्क्रिमिनेशन से लड़ना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल इंटीग्रेशन से सोसाइटी इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली रिच बनती है। माइग्रेंट्स नए पर्सपेक्टिव्स, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस लाते हैं जो क्रिएटिविटी और सोशल कोहीजन को फॉस्टर करते हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज, इंटरकल्चरल एजुकेशन और डायलॉग प्रोग्राम्स की जरूरत होती है। पहले इमिग्रेंट से एक्सपेक्ट करते थे कि वो मेल्टिंग पॉट में घुल मिल जाए, मतलब डोमिनेंट कल्चर को अपना लें। लेकिन अब इंटीग्रेशन को अलग तरीके से देखा जाता है। अब हम मल्टीकल्चरलिज्म को इंपॉर्टेंस देते हैं और डाइवर्सिटी की वैल्यू करते हैं। प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज में हर इंसान को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन करने का हक है और साथ साथ उन्हें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में पूरा भाग लेने का भी हक है। मल्टीकल्चरलिज्म से सोसाइटी में बहुत रिचनेस और डायनामिज्म आती है क्योंकि यहाँ के कल्चर साथ साथ रहते हैं। एएसएस में यह बात मानी जाती है कि कल्चरल आइडेंटिटी एक जैसी नहीं होती बल्कि बदलती रहती है। यह इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, फैमिली हिस्ट्रीज और दूसरे कल्चर्स के साथ इंटरैक्शन से शेप होती है। एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हर इंसान अपनी कल्चरल आइडेंटिटी एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी लैंग्वेज बोल सकता है, अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है और अपनी ट्रेडिशंस सेलिब्रेट कर सकता है।
यह सब चीजें नेशन की कल्चरल टेपेस्ट्री को और भी खूबसूरत बनाती हैं। मल्टीकल्चरलिज्म की तरफ ये शिफ्ट ये बताता है कि अब हम समझ गए हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब असिमिलेशन नहीं है। इसके बजाय ये एक ऐसे सोसाइटी बनाने पर जोर देता है जहां हर इंसान अपनी कल्चरल आइडेंटिटी मेंटेन कर सके और साथ साथ शेयर्ड वैल्यूज को अपना सके, कानून का पालन करे और कॉमन गुड में कंट्रीब्यूट करे। मल्टीकल्चरलिज्म को अपनाने के लिए ह्यूमन इंक्लूसिविटी के लिए कमिटेड होना होगा और ये इंश्योर करना होगा कि सोसाइटी के हर मेंबर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें, चाहे उनकी कल्चरल बैकग्राउंड कुछ भी हो। इसके लिए ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना होगा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग में इक्वल एक्सेस प्रमोट करना होगा और इंटरकल्चरल डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना होगा। एक ट्रूली प्लुरलिस्टिक सोसाइटी बनाना आसान नहीं है। इसके लिए कंटिन्यूअस डायलॉग, एजुकेशन और प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को चुनौती देने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं। इसे एक जस्ट, इक्विटेबल और वाइब्रेंट सोसाइटी बनती है जो ह्यूमन डाइवर्सिटी की रिचनेस और डायनामिज्म को अपनाती है। माइग्रेशन एक ऐसा बदलाव वाला एक्सपीरियंस जहां पे लोग अपना जाना पहचाना सब कुछ छोड़ कर आते हैं। उनकी आइडेंटिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, खासकर उनके लिए जो दो कल्चर्स के बीच में पेल बढ़े होते हैं और अपने बिलोंगिंग और हाइफेनेटेड सेल्फ की कम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं। आइडेंटिटी की यह खोज खुद को जानने का एक सफर बन जाती है, जहां लोग अपने बिलोंगिंग को तरसते हैं, अपनी पुरानी ट्रेडिशंस को अपनी आज की जिंदगी से जोड़ते हैं और एक नई हाइब्रिड आइडेंटिटी बनाते हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस की फ्लूइडिटी को रिफ्लेक्ट करती है। बहुत सारे माइग्रेंट्स के लिए, खासकर जो मिनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये हाइफेनेटेड आइडेंटिटी जैसे मैक्सिकन अमेरिकन या चाइनीज कैनेडियन उनके डबल एक्सपीरियंस को एक्नॉलेज करने का एक तरीका बन जाती है, जहां वो अपने हेरिटेज को रेस्पेक्ट देते हैं और अपने अडॉप्टेड होम को अपनाते हैं। यह हिप एंड दो दुनियाओं के बीच एक ब्रिज की तरह है जो उनके जीवन और नजरिए को शेप देने वाले मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस को दर्शाता है। लेकिन हिफेनेटेड आइडेंटिटी को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग हो सकता है। लोग खुद को दो कल्चर्स के बीच में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, न इधर के न उधर के डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो करने का प्रेशर और अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करने की कोशिश के बीच में। डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस का एक्सपीरियंस आइडेंटिटी की तलाश को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, जिसे लोग मार्जिनलाइज्ड और एक्सक्लूडेड फील करते हैं। इन सब चैलेंजेस के बावजूद आइडेंटिटी की यह फ्लूइडिटी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का सोर्स भी बन सकती है। माइग्रेंट्स में एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और अडेप्टेबिलिटी का सेंस डेवलप होता है क्योंकि वो डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट्स में रहे होते हैं और चैलेंजेस को ओवरकम कर चुके होते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं, इनोवेशन और एक ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू जिसे वो सोसाइटीज रिचर बनती है जहां वो रहते हैं। ऐसी इंक्लूसिव सोसाइटीज बनाना जो डाइवर्सिटी को वैल्यू करे और आइडेंटिटी की फ्लूइडिटी को रिकॉग्नाइज करे बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हर इंडिविजुअल चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो बिलोंगिंग फील करे और प्रोग्रेस कर सके। इसके लिए इंटरकल्चरल डायलॉग को प्रमोट करना, स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना और ह्यूमन एक्सपीरियंस की रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। माइग्रेशन लोगों और आइडियाज का कंटिन्यूअस फ्लो कल्चरल डिफ्यूजन का एक पावरफुल इंजन है जो इनोवेशन को स्पार्क करता है और सोसाइटीज को ट्रांसफॉर्म करता है। culinary ट्रेडिशंस और म्यूजिकल जॉनर्स से लेकर फैशन ट्रेंड्स तक कल्चरल एलिमेंट्स का एक्सचेंज ग्लोबल टैपेस्ट्री को एनरिच करता है। माइग्रेशन के थ्रू culinary ट्रेडिशंस फैसिनेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। इमिग्रेंट कम्युनिटीज अपने न्यू होम्स में न्यू फ्लेवर्स और टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। culinary ट्रेडिशंस का फ्यूजन कल्चर्स को ब्लेंड करते हुए हाइब्रिड क्विजीन्स क्रिएट करता है। म्यूजिक एक यूनिवर्सल लैंग्वेज माइग्रेंट कम्युनिटीज द्वारा एनरिच्ड होती है। माइग्रेंट कम्युनिटीज अपनी म्यूजिकल ट्रेडिशंस लाते हैं जो म्यूजिकल लैंडस्केप को एनरिच करते हैं। म्यूजिकल स्टाइल्स का फ्यूजन हाइब्रिड आइडेंटिटीज को रिफ्लेक्ट करते हुए न्यू जेनर्स क्रिएट करता है। फैशन भी माइग्रेशन द्वारा शेप होती है जो न्यू ट्रेंड्स और स्टाइल्स इंट्रोड्यूस करती है। इमिग्रेंट कम्युनिटीज अपने ट्रेडिशनल स्टाइल्स के साथ फैशन इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैशन इन्फ्लुएंसेस का फ्यूजन कल्चरल ब्लेंडिंग को रिफ्लेक्ट करते हुए यूनिक स्टाइल्स क्रिएट करता है। माइग्रेशन कल्चरल एक्सचेंज का एक डायनामिक इंटरप्ले क्रिएट करता है जो ग्लोबल टैपेस्ट्री को एनरिच करता है। आधुनिक जर्मनी का निर्माण अतिथि कामगारों की विरासत और एकीकरण। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कामगारों की कमी का सामना करना पड़ा और उसने अतिथि कामगार कार्यक्रम की शुरुआत की।
1950 के दशक में शुरू हुआ ये कार्यक्रम दक्षिणी यूरोप और तुर्की से कामगारों को लाओ। इन गास्टारबाइटर ने तेजी से बढ़ते उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। कई लोग यहीं बस गए, अपने परिवारों को लाए और समुदायों की स्थापना की। इसने जर्मन समाज को बदल दिया, एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र की नींव रखी। एकीकरण जटिल रहा है, प्रगति और चुनौतियों से भरा हुआ। जर्मनी अब एक अधिक विविध भविष्य को अपना रहा है। कनाडा का मोज़ेक, एम्ब्रेसिंग मल्टीकल्चरलिज्म एंड इकोनॉमिक इमिग्रेशन। कनाडा अक्सर मल्टीकल्चरलिज्म का एक मॉडल माना जाता है। उसने हमेशा से इमिग्रेशन को अपनी नेशनल आइडेंटिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनाया है। विशाल लैंड मैस और अपेक्षाकृत छोटी पॉपुलेशन के साथ कनाडा का दुनिया भर से इमिग्रेंट्स का स्वागत करने का इतिहास रहा है, जो उसके सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैब्रिक में उनके योगदान को पहचानता है। यूनाइटेड स्टेट्स में इंटीग्रेशन का वर्णन करने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले मेल्टिंग पॉट मेटाफोर के विपरीत कनाडा कल्चरल मोज़ेक की अवधारणा को अपनाता है, जहां इमिग्रेंट्स को व्यापक कैनेडियन सोसाइटी में योगदान करते हुए अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि डाइवर्सिटी ताकत का एक स्रोत है और मल्टीपल कल्चर्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस से समृद्ध सोसाइटी अधिक जीवंत और लचीला होती है। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम पॉइंट्स बेस्ड है, स्किल्ड वर्कर्स को प्राथमिकता देता है जो इकोनॉमी में योगदान कर सकते हैं। एजुकेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वर्क एक्सपीरियंस और एज जैसे फैक्टर्स को आवेदकों के आकलन में कंसिडर्ड किया जाता है। इस सिस्टम का उद्देश्य उन इमिग्रेंट्स को आकर्षित करना है जो कनेडियन लेबर मार्केट में सफलतापूर्वक इंटीग्रेट हो सकें और राष्ट्र के इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान दे सकें। अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा मल्टीकल्चरलिज्म के प्रति कनाडा की प्रतिबद्धता ने एक ऐसे सोसाइटी को बढ़ावा दिया है जो आमतौर पर टॉलरेंट और इंक्लूसिव है, जबकि सिस्टेमिक रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। कनाडा की मल्टीकल्चरल पॉलिसीज ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया है जहां डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड है और जहां इमिग्रेंट्स को अपने अडॉप्टेड कंट्री में नया जीवन बनाते हुए अपनी कल्चरल हेरिटेज को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कनेडियन केस स्टडी मल्टीकल्चरलिज्म को अपनाने और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इमिग्रेशन का लाभ उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। स्किल्ड वर्कर्स को प्राथमिकता देकर, इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स में निवेश करके और एक वेलकमिंग और इंक्लूसिव सोसाइटी को बढ़ावा देकर कनाडा ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिससे दूसरे देश सीख सकते हैं, क्योंकि वे 21st सेंचुरी में इमिग्रेशन की चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करते हैं। ये है वेनेजुएला के प्रवासियों की कहानी, एक कहानी साहस और पैसे भेजने। वेनेजुएला के प्रवासी लोगों की कहानी संघर्ष, बदलाव और मजबूत रिश्तों को दर्शाती है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक तंगी और मानवीय संकट के कारण लाखों लोग वेनेजुएला छोड़कर जाते हैं। कोलंबिया, पेरू और इक्वाडोर जैसे पड़ोसी देशों ने सबसे जोरदार भार उठाया है। बहुत सारे प्रवासी लोग छोटा मोटा काम करते हैं और अपने घर पैसा भेजते हैं। ये पैसे वेनेजुएला में लाखों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विदेशों में वेनेजुएला के लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू किया है और अपने नए समुदायों में योगदान दिया है। आगे का सफर एक ऐसी दुनिया में जहां लोग हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना एक आम बात है। ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, क्लाइमेट चेंज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से होता है। इस मुश्किल परिस्थिति को समझने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। सबसे जरूरी है कि हम कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज जैसी मूल समस्याओं का समाधान करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में निवेश करना और ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। ऐसी नीतियां बनाना बहुत जरूरी है जो लीगल माइग्रेशन और इंटीग्रेशन में मदद करे। माइग्रेशन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। अगर हम एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव अपनाएं तो माइग्रेशन प्रगति और एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद कर सकता है।